गाड़ी में बैठ करके जाता था और इतना लोग दीवाने हो गए जैसे आज आपका दीवाना पूरा हिंदुस्तान हो गया। आप किसी भी शहर में जाइए और कहिए कि हम किसान मोर्चे से आए हैं तो आप देखिएगा कि स्टेशन से लेकर के जहां आपको जाना है लोग आपको मतलब सर आंखों पर उठा करके आपका स्वागत करेंगे। तो उसी तरह से लोग पागल हो गए थे उस समय आजाद हिंद फौज के पीछे और उन लोगों को बचाने के लिए। जैसे आज आप जाते हैं थाने पर 5 लोगों को आपने निकाल कर रिहा करवाया, उसी तरह से सारी जनता तैयार थी कि अगर इनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी तो एक भी अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर फिर बचने वाला नहीं है। जो कैप्टन लक्ष्मी थी उनको तो कैद कर दिया गया था सिंगापुर में, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे आप बंद नहीं कर सकते हैं, मैं तो लोगों का इलाज करूंगी। और उन्होंने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। अब वहाँ हिंदुस्तानी सिपाही और हिंदुस्तानी फौजी भी बहुत थे, वो भी रोज आने लगे उनके पास, वो भी उनसे बातें करने लगे। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो हमारे लिए मुसीबत हो गई है, हमने तो इनको बंद किया है और ये यहाँ भाषण दे रही हैं और हमारे ही फौजियों को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं। तो उन्होंने भी फैसला कर लिया कि चलो अब इनको छोड़ दिया जाए। उनको हवाई जहाज से लाए कलकत्ता और कलकत्ते में कहा अब आप आजाद हो जाओ। उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था। तो वहां पर एक टैक्सी थी और सरदार जी ड्राइवर थे, वो उसमें गई। उन्होंने कहा देखिए आप मेरे भाई रहते हैं, मेरे भाई के पास ले जाइए, वहां से मैं पैसे आपको दे दूंगी। तो सरदार जी ने कहा मैंने आपको पहचान लिया, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा और अगर आप कहोगे तो दिल्ली तक मैं आपको ले जाऊंगा और एक पैसा नहीं लूंगा। तो ये जज्बा था लोगों का। फिर उसके बाद ये सारे आजाद हिंद फौज के लोग पूरे देश में घूमे, देश के लोगों से उन्होंने हाथ जोड़ा कि देश को टूटने मत दो, बंटवारा मत होने दो, अलग अलग मत होने दो, भाइयों को एक दूसरे का दुश्मन मत बनाओ। लेकिन हमारे जो नेता थे उस समय के, उनको थोड़ी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी हमको राज मिल जाए और जल्दी जल्दी में उन्होंने देश का बंटवारा भी कर लिया। और उसके बाद कैप्टन लक्ष्मी फिर से डॉक्टर लक्ष्मी बन गई, फिर से उन्होंने गरीबों की सेवा कर ली। कानपुर के अंदर मजदूरों की लड़ाई में भी आने लगी, ट्रेड यूनियन में भी आने लगी। और जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई तो वहां गई और वहां उन्होंने एक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कैंप, नर्सिंग होम खोला। वहां जो तमाम आए थे, जो बांग्लादेश से भगाए गए थे, मारे गए थे, उनकी उन्होंने सेवा की। और वहां पर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनूंगी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनूंगी। लेकिन उनको पहले कुछ करना था। मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों को अपने सिद्धांतों पर बहुत पक्का होना चाहिए। उन्होंने ये तो तय कर लिया कि मैं ज्वाइन करूंगी पार्टी, लेकिन उन्होंने ये भी तय किया कि पहले पार्टी को अपने अंदर भी थोड़ी सुधार करनी पड़ेगी। तो वो ज्योति बसु जैसे बड़े नेता के पास गई और उन्होंने कहा देखिए आप लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो मूल्यांकन किया वो पूरी तरह से सही नहीं था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जापानियों का साथ नहीं देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आपने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया, ये आपने गलत किया। तो ज्योति बसु भी बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने प्रेस को बुलाया और प्रेस के सामने कहा कि आज हम आपके सामने कहना चाहते हैं हम लोगों ने गलती की। हाँ, जापान के हम खिलाफ थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति पर कोई दुनिया में सवाल उठा ही नहीं सकता है, उसके बाद देशभक्त कोई नहीं था। और फिर उसके बाद लक्ष्मी, जो पहले डॉक्टर लक्ष्मी थी, फिर कैप्टन लक्ष्मी बनी, उसके बाद फिर वो कॉमरेड लक्ष्मी बनी। और कम्युनिस्ट पार्टी में आके उन्होंने महिलाओं के संगठन में आगे बढ़ करके काम किया। जो जनवादी महिला समिति है, इसकी स्थापना में उन्होंने योगदान दिया। और 97 साल की थी जब उनका देहांत हुआ। मरने से 3 दिन पहले तक अपने दवाखाने में जाती थी और गरीबों का इलाज करती थी। उनका कहना था कि पैसे वालों के डॉक्टर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गरीबों के डॉक्टर बहुत कम होते हैं। 3 दिन पहले मरने से वो गरीबों का इलाज कर रही थी और मरने के बाद भी उन्होंने गरीबों की सेवा की, अपनी आंखों का दान दिया और अपने शरीर का भी दान दिया। और जिस समय
जिस समय उनकी शव यात्रा लेकर के हम लोग मेडिकल कॉलेज तक गए, मैं समझती हूँ लाखों लोग उस शव यात्रा के साथ चल रहे थे और नारे लगा रहे थे। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो आंखों का दान किया, बाद में मैं उन 2 औरतों से मिली जिनको उनकी पुतलियां लगी थी, और वो कहती थी देखो हमको कैप्टन लक्ष्मी की आंखें लग गई हैं, हम उसको ले करके देख रहे हैं। उनके गांव में उनका स्वागत हुआ कि कैप्टन लक्ष्मी की आंख लेकर के हमारे गांव की बेटी आज आ रही है। तो ये चीजें बहुत सीखने वाली और समझने वाली होती हैं। अगर आज वो जिंदा होती तो टिकरी बॉर्डर पर या शाहजहांपुर पर या सिंघू पर या गाजीपुर पर बैठी होती और सरकार के सामने एक बहुत बड़ी वो चुनौती बन जाती। तो अगर आज वो नहीं है तो उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने सिद्धांतों पर बिल्कुल अडिग रहना, आज़ादी की लड़ाई के साथ पूरी तरह से जुड़ा रहना और कभी भी गरीबों की सेवा को नहीं भूलना, जिंदगी भर और जिंदगी के बाद गरीबों की सेवा करते रहना। आज इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस आंदोलन में आज अगर उनको हम याद कर रहे हैं तो इसलिए कि ये आंदोलन और भी ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली बने, क्योंकि अब ये आंदोलन केवल 3 कानूनों को वापस कराने का आंदोलन नहीं रहा, केवल बिजली बिल वाला कानून समाप्त करने वाला नहीं रहा, बल्कि ये आंदोलन इस देश के अंदर जनता को हिम्मत दिलाने वाला आंदोलन बन गया है कि खड़े हो जाओ हमारे साथ, संविधान को बचाओ, प्रजातंत्र को बचाओ, जमहूरियत को बचाओ, अपने अधिकारों को बचाओ। क्योंकि आज जो लोग राज कर रहे हैं, आपने बताया कि हम उनको आने नहीं देंगे, बहुत अच्छा फैसला आपने किया। कैसे लोग हैं ये? 7 लोग आपके गांव के मरे हैं, हमारे आसपास का कोई एक मरता हो, हम उसको नाम से भी न जानते हो, लेकिन 2 आंसू हम उसके लिए जरूर बहाते हैं। हमारा कैसा प्रधानमंत्री है कि 500 हमारे भाई इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं और एक शब्द भी उस प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला है। किसी का कुत्ता मर जाता है तो वो फोन करके श्रद्धांजलि देता है, उस कुत्ते को देना भी चाहिए, कुत्ता भी मरे तो दुख होता है, लेकिन उसके देश के 500 लोग एक आंदोलन में एक जायज मांग को लेकर के मर गए और उसको कुछ लगता ही नहीं है, वो कुछ बोलता ही नहीं है, उनके परिवारों के साथ अपने आप को जोड़ता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग मान नहीं सकते हैं ये पूरे देश का प्रधानमंत्री है, ऐसा लगता है ये सिर्फ अंबानी और अदानी का ही प्रधानमंत्री होगा। वोट उसको मिला तो भाग्य है, लेकिन आज उसने अपने आप को इस तरह से साबित कर दिया है। उसके पार्टी के लोग किसानों से क्या कहते हैं? तुम गद्दार हो, तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी हो, तुम खालिस्तानी हो। उसकी एक नई मंत्री महिला वो कहती तुम मवाली हो, तुम गुंडे हो। हम उनसे कहना चाहते हैं हम गुंडे हैं, मवाली हैं, देशद्रोही हैं, तो हमारा बनाया तुम खाते क्यों हो? तुम हमारा पैदा किया गया अनाज क्यों खाते हो? हमारा पैदा की हुई सब्जी क्यों खाते हो? जो कुछ हम पैदा करते हैं इस देश के पेट को भरने के लिए, उस पर तुम झपट्टा कहाँ कैसे मारते हो? खाना बंद कर दो। लेकिन ये बेशरम लोग हैं जो सच्चाई से डरते हैं, ये जानते हैं कि सच्चाई का बोलबाला जिस दिन हो गया इस देश में, उस दिन उनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा और जनता इनका बुरिया बिस्तर बांध करके इनको रवाना कर देगी। इसीलिए ये सच्चाई को छुपाते हैं। अगर कोई पत्रकार सच्चाई लिखता है तो उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं, अगर कोई टीवी चैनल सच्चाई दिखाता है तो उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। अभी कल के ही दिन एक बड़ा अखबार है दैनिक भास्कर, एक चैनल है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन सच्चाई का चैनल है उत्तर प्रदेश में, भारत चैनल, दोनों के खिलाफ उन्होंने इनकम टैक्स के लोगों को भेज दिया कि ये लोग इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इनकी चोरी पकड़ो ताकि इनका सच बोलना हम बंद करते हैं। लेकिन सच्चाई को तुम कहां तक छुपाओगे? सच्चाई छिपाए नहीं छिपेगी। सबने देख लिया कि कोरोना में कितने मरे, सबने देख लिया कि कोरोना में कितने गंगा जी में बहाए गए, क्योंकि लोगों के पास जलाने के लिए लकड़ी के लिए पैसा नहीं था। ऐसा
इतना कंगाल बना दिया है इस देश के लोगों को कि अपने मरने वालों को उन्होंने बालू में गाड़ने का काम किया, मेरे घर के बिल्कुल नजदीक, कानपुर के नजदीक, और पानी में ऐसे बहा दिया क्योंकि लकड़ी खरीदने के पास भी उनके पास पैसा नहीं रहा। इन अखबारों ने, इन चैनलों ने दिखाया कि जहां तुम कहते हो एक मरा, वहां हम कहते हैं 5 मरे। कब तक झूठ बोलोगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने कोरोना से मिले उनको मुआवजा देना पड़ेगा। अपने ही मरने वालों को तुम मुआवजा नहीं देना चाहते हो, उसकी भी चोरी तुम करना चाहते हो। पीएम केयर्स बनाओगे तुम, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लोगे तुम, हजारों करोड़ का चंदा तुम इकट्ठा करोगे, और तुम्हारा जो देशवासी या तुम्हारी जो माँ या बहन कोरोना से मरी है, मरे हैं, उनको तुम मुआवजा न देने के लिए झूठे आंकड़े निकालोगे कि 5 नहीं 1 मरा, 10 नहीं 1 मरा। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? लेकिन सच्चाई सबने देख ली है। सच्चाई अब छिपेगी नहीं। कितना तुम छुपाओगे? अब तो अयोध्या से भी खबर आ रही है, सबने खुशी मनाई कि राम मंदिर बनने वाला है, लोगों ने चंदा दिया, हजारों करोड़ का चंदा दिया। लेकिन अब ये भी बात अयोध्या से आ रही है कि उस चंदे का घोटाला किया जा रहा है, जमीन को खरीदने में घोटाला किया जा रहा है। मैं आपको बताती हूँ, पूरी लंबी कहानी है, मैं छोटी सी बात बताती हूँ। आप सोच सकते हैं कि आपने इनको 5 बजे शाम को 2 करोड़ में प्लॉट बेचा, 5 बजे शाम को इन्होंने और हमने साक्ष्य में साइन किया, और उसके 15 मिनट के बाद इन्होंने राम मंदिर न्यास को वही 2 करोड़ में जो जमीन खरीदी थी वो 18.5 करोड़ में बेची। और हम और ये फिर साक्ष्य हैं, हम साइन कर रहे हैं कि 2 करोड़ में जो 15 मिनट पहले लिया था वो 18.5 करोड़ में बेचा जा रहा है। क्या है ये खाने पीने का इंतजाम है।